गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में प्रवक्ता पोल साइंस मनोज स्वामी हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहां पर हमारे महाविद्यालय में तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला की जो अनवरत जो ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके। हमारी जो ये आज की क्लास है बीए फर्स्ट ईयर की पोल साइंस की भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का ऐसा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई सी भी यूनिवर्सिटीज एग्जाम नहीं है जिनमें इनका क्वेश्चन नहीं आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का आज हम आदर्श समाज या आदर्श राज्य पढ़ेंगे, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है? राम राज्य के नाम से ही पुकारा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। महात्मा गांधी है, राजनीतिक विचारों के अंतर्गत गांधी जी है, उनका जो आदर्श राज्य है जिसे राम राज्य कहते हैं या राम राज्य कहना उचित होगा। राम राज्य जो शब्द है इसका प्रयोग कुछ भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान राम, राजा रामचंद्र जी का राज्य, जबकि ऐसा नहीं है। राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति की जो स्थिति है उसमें अवस्था और काल का बहुत लंबा भेद है। इसके कारण राम राज्य है वो आज की स्थिति में व्यवहारिक नहीं हो सकता। गांधी जी इस बात से परिचित थे। उनके द्वारा राम राज्य जो शब्द है इसका प्रयोग भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया, शाब्दिक अर्थ में नहीं। और महात्मा गांधी के द्वारा जो जिस राम राज्य का अर्थ प्रयोग किया गया उस राम राज्य का जो अर्थ है वो क्या होता है? आदर्श व्यवस्था होता है। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की बात की है उस राम राज्य की कहा है कि आदर्श व्यवस्था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, जो आदर्श व्यवस्था होगी उसे उन्होंने क्या कहा है? राम राज्य कहा है। इस राम राज्य को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो पूर्ण आदर्श व्यवस्था और दूसरी उप आदर्श व्यवस्था। महात्मा गांधी जी ने भी प्लेटो के समान दो आदर्शों का वर्णन किया है। पहला है पूर्ण आदर्श और दूसरा है द्वितीय उप आदर्श। उनकी पूर्ण आदर्श है वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। गांधी जी को पता चला कि पूर्ण आदर्श है, मानव स्वभाव को देखते हुए वर्तमान समय में जो पूर्ण आदर्श है इसकी संभावना क्या नहीं है? संभावना नहीं है। पूर्ण जो आदर्श है इसकी स्थापना संभव नहीं है, इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की गई। और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा जो उनके उप आदर्श है उसका अध्ययन किया जाता है। पूर्ण आदर्श है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि मानवीय जो स्वभाव है उसमें पूर्ण आदर्श समाज की स्थापना करना क्या है? संभव नहीं है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जो राम राज्य है उसको हम क्या कहेंगे? उप आदर्श है, इसमें इसके अध्ययन करते हैं। अब महात्मा गांधी के जो ये आदर्श राज्य है, जो उप आदर्श राज्य है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो है, एक तो अहिंसात्मक समाज में बिल्कुल ही हिंसा नहीं होगी। दूसरा, शासन का रूप किस प्रकार का होगा? लोकतंत्रात्मक होगा। तीसरा, विकेंद्रीकृत शासन होगा। शासन है वो क्या होगा? किसी एक के हाथ में नहीं होगा। शासन है वो विभिन्न शक्तियां विभाजित होगी, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, एक संस्था के हाथ में नहीं होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। ये नहीं है कि जो औद्योगिक घराने हैं उन वही अर्थशास्त्र में है वो सारा सब कुछ उनके पास ही होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। छोटे छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग है उनको इन्होंने क्या दी थी? मान्यता दी थी। नागरिक अधिकारों पर आधारित कि नागरिक है उनको उनके क्या मिलने चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। निजी संपत्ति का अस्तित्व भी होना चाहिए। हालांकि अगर संपत्ति अधिक हो तो वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी इन्होंने बताया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। श्रम है वो करना जरूरी है, अनिवार्य है। और वर्ण व्यवस्था समाज को इसने क्या बताया था? हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इन्होंने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था इसको मानना है और किस आधार पर होनी चाहिए? जन्म के आधार पर होनी चाहिए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी बात की थी? कर्म के आधार पर बातें की थी। और अगला है अस्पृश्यता का अंत। इन्होंने जो हरिजन है, जो अस्पृश्य जो छूत जो जाति हैं उनके लिए हरिजन शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला है अहिंसात्मक समाज। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सतहें भी होगी। इसमें पुलिस है, जेल है, जेल है, सेना है, न्यायालय है आदि जो ये
आदि बाध्य करने वाली सत्ताएं हैं, ये भी होगी। फिर भी इस दृष्टिकोण से ये समाज अहिंसक ही है, क्योंकि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, वरन उनकी किसके लिए, जनता की सेवा करने, जनता को डराने के लिए इन जो बाध्यकारी सत्ताएं इनका प्रयोग, इसकी स्थापना नहीं की गई। जबकि जनता है, इनको न्याय देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए पुलिस, जेल, सेना और न्यायालय इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। दूसरा है शासन का लोकतंत्रात्मक रूप। शासन का जो रूप है वो किस प्रकार का होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप वो पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में क्या लेगी, भाग लेगी। मत देने का तो अधिकार होगा ही, साथ में जनता है वो शासन के संचालन में क्या लेगी, सक्रिय रूप से भाग लेगी, क्योंकि शासन का रूप है वो क्या होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। अगला है विकेंद्रित सत्ता का रूप क्या होगा, विकेंद्रित होगा। गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण है विकेंद्रित सत्ता। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार क्या होगी, ग्राम पंचायतें होगी, जिसका आधार क्या होगी, ग्राम पंचायतें होगी। इसीलिए पहले नीति निषेध तत्वों में अनुच्छेद 40 में और उसके बाद में भारत है, बाद में जब लगा कि अब पंचायती राज, गांधी जी के जो गांधीवाद को मानते हुए, गांधी दर्शन को मानते हुए पंचायती राज को क्या दी गई, संविधान में मान्यता दी गई। 11 अनुसूची जोड़ी गई 1993 में और 73वां संविधान किया गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक ये इसमें पंचायती राज को क्या दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी ने कहा था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो। जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे होना चाहिए, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हो, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव है वो किस प्रकार से होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और बाकी की जो संस्थाएं उनका चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी ने कहा है। इसलिए अगर इस प्रकार से चुनाव होगा तो समस्त केंद्र है वो कौन बनी रहेगी, ग्राम पंचायतें बनी रहेगी। अगला है आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी ने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर देने चाहिए। उनके स्थान पर कुटीर और जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो क्या करने चाहिए, स्थापित करने चाहिए, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। उन मशीनों का तो प्रयोग ही नहीं किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। मतलब उन मशीनों का तो प्रयोग कर सकते हैं जिनसे व्यक्ति के लिए सुविधा होती है, किंतु उन मशीनों का जो मानव का शोषण करती है उन मशीनों का प्रयोग नहीं करना है। और हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगला जो है वो नागरिक अधिकारों पर आधारित। महात्मा गांधी ने कहा है कि गांधी जी और स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक जो अधिकार है उस पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का व्यक्तियों में सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला जो है वो निजी संपत्ति का अस्तित्व है। निजी संपत्ति का महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए, मतलब सार्वजनिक कल्याण के लिए करेंगे, या समाज के कल्याण के लिए जो संपत्ति के स्वामी होंगे। मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था कि अगर समाज के कल्याण के लिए ही संपत्ति के मालिक है उनको प्रयोग करना चाहिए। संपत्ति के मालिक है वे ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए श्रम मेहनत क्या है, अनिवार्य है। गांधी जी बोल रहे हैं कि आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए
दूसरों की कमाई है वो हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा, और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। जो बौद्धिक है, जैसे शिक्षक है, वकील है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इनको भी थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम है वो अपने भरण पोषण के लिए क्या करना चाहिए। सभी व्यक्तियों द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता क्या होगी, स्थापित हो सकेगी। अगला जो है वो है वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी ने अपना जो आदर्श समाज है ये बोला है कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या होगा, घर ही होगा। अगला है वो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। महात्मा गांधी है अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। अगला है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, गांधी जी ने कहा है कि समाज में किसी एक विशेष धर्म का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधा प्राप्त होगी। मतलब किसी धर्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म के आधार पर किसी के साथ में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जो धर्म है उनको है, सभी धर्म समान है। अगला है गोवध निषेध। गोवध निषेध, महात्मा गांधी ने कहा कि गोवध समाज में गौ का वध है वो क्या निषेध होना चाहिए। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या का क्या किया गया, निषेध किया गया। और हमारे नीति निषेध तत्वों में जो अनुच्छेद 48 है उसमें गौ हत्या है उसको क्या माना गया है, पशुवध है, उसको अपराध माना गया है। मद्य निषेध, मद्य निषेध, गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद्य और अन्य मादक पदार्थ का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है, अतः उनके आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और न ही उनकी बिक्री होगी। तो मद्य निषेध। अगली जो विशेषता है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। महात्मा गांधी ने कहा कि या उनका जो उप आदर्श राज्य है उसमें निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी भी व्यवस्था होगी कि प्रत्येक जो गांधी जी के आदर्श समाज में गांव और मूल्य में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा है वो क्या हो जाए, बुनियादी जो शिक्षा है उसमें प्राथमिक शिक्षा है प्रत्येक को क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो महात्मा गांधी है उनका जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य की हमने, या राम राज्य है, उनकी विशेषताएं हैं उनकी हमने चर्चा की। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ से गांधी जी का आदर्श समाज या अहिंसात्मक समाज या राज्य या राम राज्य एक ही है, और इसको महात्मा गांधी ने 2 में बांटा था, एक तो पूर्ण आदर्श और दूसरा उपादर्श। पूर्ण आदर्श महात्मा गांधी ने कहा कि वर्तमान का जो समय है इसमें मानव स्वभाव को देखते हुए पूर्ण आदर्श राज्य इसकी स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए अपने राज्य को इन्होंने क्या माना, उप आदर्श राज्य माना, और उसकी इस प्रकार से क्या बताई, विशेषताएं बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। विभिन्न यूनिवर्सिटीज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।